Hello everyone, my name is Himanshu. Today we are going to learn about reflexive pronoun. आज जो है हम reflexive pronoun पढ़ने जा रहे हैं. सबसे पहले हम अगर definition देखेंगे कि what is a reflexive pronoun. It is used as an object when the subject and object of verb is the same person. Reflexive pronoun का यूज जो होता है बेसिकली ऑब्जेक्ट के रूप में होता है. तब होता है जब हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन हो. लेट्स सी द एग्जांपल. आई हर्ट माई सेल्फ. यहां पे आई हमारा सब्जेक्ट है और माई सेल्फ ऑब्जेक्ट. अब यहां पे देखो कि जो हर्ट है ये हमारा वर्ब है. तो यहां पे जो हमारा सब्जेक्ट है आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाया. तो यहां पे चोट भी मेरे को पहुंच रहा है और सब्जेक्ट भी मैं ही हूं और चोट भी मुझे ही पहुंच रहा है. तो यहां पे जो है हम माई सेल्फ का जो है यूज करते हैं, यानी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं. तो बेसिक सी बात है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज वहां पे होता है जहां पे या तो ट्रांजिटिव वर्ब आ जाए. आपको पता है ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसके साथ ऑब्जेक्ट लगता है, जिसके साथ ऑब्जेक्ट लगता है. अब रही बात इसकी कि हम देखते हैं कि कहीं पे जो है सेल्फ जुड़ा होता है और कहीं पे जो है सेल्फ लगता है. तो कहां पे हम सेल्फ लगाते हैं और कहां पे जो है हम सेल्फ लगाते हैं. तो याद रखिए, अगर हमारे पास सिंगुलर प्रोनाउन है तो उसके लास्ट में हम सेल्फ ऐड करेंगे. अगर प्लूरल प्रोनाउन है तो वहां पे हम सेल्फ ऐड करते हैं. जैसे एग्जांपल में, जैसे माई, ये हमारा सिंगुलर प्रोनाउन होता है, तो आप इसमें क्या ऐड करोगे? सेल्फ ऐड करोगे. तो क्या हो जाएगा? माई सेल्फ. आप इसमें सेल्फ ऐड नहीं कर सकते. जैसे योर है, अब आपको पता है योर जो है, यू का जो है ऑब्जेक्टिव केस होता है. जैसे योर है, ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, तो आप इसमें दोनों भी ऐड कर सकते हो. योर सेल्फ भी कर सकते हो या आप योर सेल्फ भी कर सकते हो. जैसे हर है, तो हर हमारा पता है हमको जो है, हर जो होता है वो हमारा सिंगुलर प्रोनाउन होता है, तो आप इसमें केवल सेल्फ ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? हर सेल्फ हो जाएगा. हर सेल्फ हो जाएगा. तो ये बेसिक सी चीजें हैं. अगर हमारा प्रोनाउन सिंगुलर है तो उसमें हम सेल्फ ऐड करते हैं और उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं. अगर प्लूरल है तो उसमें जो है हम सेल्फ ऐड करते हैं. नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो कुछ एग्जांपल हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है उसका पता कैसे लगाते हैं. आपको पता है कि ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम क्वेश्चन में क्या और किसको से प्रश्न करते हैं. क्या और क्या या किसको, इससे अगर हम प्रश्न करते हैं और हमारे पास जो आंसर आता है तो हम समझते हैं कि उसमें ऑब्जेक्ट है. कहीं कहीं किसी सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट होता है, किसी में दो ऑब्जेक्ट होता है. तो एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ये तो बात की बातें हैं, बट अब ये एग्जांपल देखते हैं. जैसे इसमें लिखा है डोंट अंडर एस्टिमेट. डोंट अंडर एस्टिमेट, ये जो है आपने पढ़ा होगा सेंटेंस में इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में, जिसमें आपको रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस इत्यादि जो है चीजें देखने को मिलती हैं. तो डोंट अंडर एस्टिमेट जो कि एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, आपको इसमें बताना है कि इसमें यू होगा या योर सेल्फ होगा या योर सेल्फ होगा. इस तीनों में से कौन सा होगा सही. तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता है कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट हमेशा यू होता है और जो कि हिडन होता है, वो लिखा नहीं जाता है. इंपेरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा ऑलवेज यू होता है और ये लिखा नहीं जाता है, ये हिडन होता है. तो आप देखो सब्जेक्ट है यू, तो आप तो डायरेक्टली कह सकते हो कि यू सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में यू तो आएगा नहीं. जैसे कि यू डोंट अंडर एस्टिमेट यू, ये तो सही नहीं है. तो बेसिक सी बातें हैं. यहाँ पे क्या आ जाएगा? योर सेल्फ. क्या आएगा यहाँ पे? योर सेल्फ आ जाएगा. दूसरी चीजें देखते हैं. दूसरा एग्जांपल, डोंट पनिश. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है यू और यहां पे आप हिमसेल्फ नहीं करोगे
क्यों नहीं करोगे? क्योंकि यहां पे जो है ऑब्जेक्ट है हिम, जो कि डिफरेंस है, सेम पर्सन नहीं है। मैंने क्या कहा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज वहां करते हैं जहां सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन हो, सेम पर्सन होने चाहिए, तो वहां पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। अगर नहीं है तो वहां पे जो है ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज करते हैं हम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं। जैसे यहां पे जो देखो आपका सब्जेक्ट यू है और यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है? हिम है। नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर। कुछ ऐसे वर्ड हैं, कुछ ऐसे वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इनके बाद हमेशा आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करोगे ही करोगे। लेकिन इसमें भी एक केस होता है जो मैं आपको बताऊंगा। जो वर्ड है एक्विट, अवेल, रिकंसाइल, अम्यूज, रिजाइन, एवेंज, एक्सर्ट, अडॉप्ट, एडजस्ट, प्राइड, एब्सेंट एंड एंजॉय, ये सारे ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब वो वर्ब होता है जिसके साथ ऑब्जेक्ट लगता है, जिसके साथ ऑब्जेक्ट लगता है। और इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगता है। जैसे एग्जांपल में आप देखो, दे एंजॉयड द पार्टी, क्या ये सही है? और यहां पे लिखा है कि दे एंजॉयड ड्यूरिंग वेकेशन। अब यहां पे देखो ये तो सही है। क्यों सही है? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है। तो जब ऑब्जेक्ट दिया होता है तो वहां पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं। जैसे इसमें लिखा है दे एंजॉयड द पार्टी, अगर आप ये हमारा वर्ब है एंजॉयड, आपको जो है अगर ऑब्जेक्ट का पता नहीं चलता है, आपको पता करना है कि हमें ऑब्जेक्ट कैसे मालूम करना है, तो आप प्रश्न करो क्या या किसको से। जैसे लिखा है कि दे एंजॉयड द पार्टी, उन्होंने जो है पार्टी को एंजॉय किया। क्या किया? आपको पता आंसर मिल रहा है, क्या एंजॉय किया? तो पार्टी एंजॉय किया। किसको एंजॉय किया? तो इसका आंसर नहीं है। अगर दोनों का आंसर मिलता है तो आप समझो कि उसमें दो ऑब्जेक्ट है। जैसे एक होता है ना कि मैं अगर एग्जांपल में देखो बताऊं आपको दो ऑब्जेक्ट, जैसे कि आई गेव हिम अ पेन, आई गेव हिम अ पेन। तो आप इसमें देखो ऑब्जेक्ट पता, इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक हिम और एक पेन। कैसे? आई गेव हिम अ पेन। आप क्वेश्चन करो क्या और किसको से। मैंने इसमें अगर इसका हिंदी मीनिंग देखें तो आई गेव हिम अ पेन, मैंने उसको एक कलम दिया। क्या दिया? तो पहला आंसर आ रहा है भाई कलम दिया। किसको दिया? तो उसको दिया। तो दोनों का आंसर मिल जा रहा है इसमें। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं। लेकिन यहां पे देखो मैंने बताया ना कि इंजॉय, इंजॉय, यहां ये इंजॉय जो है और यहां पे भी इंजॉय, देखो ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। इंजॉय एक ट्रांजिटिव वर्ब है और इसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है। अगर ऑब्जेक्ट गिवन है सेंटेंस में तो उसके बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाओगे। लेकिन इंजॉयड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसके बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर लगाओगे। तो यहां पे आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की जरूरत है, तो आप यहां पे क्या लगा सकते हो? दे। दे का प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? देम सेल्स। दे एंजॉयड देमसेल्व्स ड्यूरिंग वेकेशन। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। मैं एक बार फिर से शॉर्ट बता देता हूं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज वहां करते हैं जहां सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन हो, या फिर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो, या फिर हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब हो और उस ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वहां पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना जरूरी होता है, ऑब्जेक्ट ना हो तो। अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो नहीं लगाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना दे एंजॉयड द पार्टी, तो वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें लगाने की जरूरत है क्योंकि ड्यूरिंग वेकेशन ये आपका जो है ऑब्जेक्ट नहीं है। ड्यूरिंग वेकेशन ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। आप क्वेश्चन करो दे एंजॉयड ड्यूरिंग वेकेशन। यहां पे ड्यूरिंग वेकेशन आपका आंसर नहीं मिलेगा। आप कहोगे क्वेश्चन दे एंजॉयड ड्यूरिंग वेकेशन, उन्होंने जो है छुट्टियों में जो है एंजॉय किया। क्या किया? तो एंजॉय किया। ये तो वर्ब है। क्या एंजॉय किया? कुछ पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे तो मिलता कि पार्टी एंजॉय किया। किसको एंजॉय किया? नहीं पता चल रहा है। तो दोनों का आंसर नहीं आ रहा है, यानी इसमें ये ड्यूरिंग वेकेशन ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे जो है हमको ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत है जो कि देमसेल्फ, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। और इंपॉर्टेंट चीज ये होता है, क्वेश्चन इससे पूछ जाते हैं कि कहाँ सेल्फ लगाते हैं और कहाँ सेल्फ लगता है। तो याद रखिए सिंगुलर प्रोनाउन है
जैसे माई, योर, हिम, हर, तो वहां पे सेल्फ लगाओगे। अगर प्लूरल है आवर, योर, देयर, तो वहां पे सेल्फ लगाओगे। नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन। एक्चुअली एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव ये दोनों ट्विंस होते हैं, डिफरेंस थोड़ा सा ही है बस। हम पढ़े हैं कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है उसका यूज जो है हम ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में कभी भी यूज नहीं करते हैं, अनलेस कि उसके पहले जो है कोई नाउन या प्रोनाउन ना आ जाए। जैसे आप लोग बोलते हो, अगर आप कई सुने होंगे, जैसे बोलते हैं लोग कि माई सेल्फ राम, इंट्रोड्यूस करते हैं ना कभी, माई सेल्फ राम, माई सेल्फ ये, तो यू कैन नॉट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट, नेवर, अनलेस कि उसके पहले कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं आ जाए। और जो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है इसका यूज जो करते हैं हम सब्जेक्ट पे स्ट्रेस डालने के लिए। स्ट्रेस डालने का मतलब होता है उसके ऊपर प्रभाव डालना, उसके ऊपर जोर डालने के लिए। जैसे एग्जांपल में देखो, आई माई सेल्फ सॉ द स्नेक इन द गार्डन। आई माई सेल्फ, मैंने खुद से जो है सांप को देखा है। आप नॉर्मल भी बोल सकते हो, नॉर्मली भी बोल सकते हो कि आई सॉ द स्नेक इन द गार्डन, ये तो नॉर्मल सेंटेंस है, बिल्कुल सही है। लेकिन आपको अगर इस पे प्रेशर डालना है, सब्जेक्ट पे प्रेशर डालना है, स्ट्रेस डालना है, आप यहां पे माई सेल्फ लगाओ, तुरंत सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो है आप माई सेल्फ यूज करते हो, तो ये आपका जो है एम्फेटिक हो जाता है। एम्फेटिक का मतलब यही है कि सब्जेक्ट के ऊपर जोर डालना, नथिंग एल्स। और इसका यूज जो है आप हमेशा याद रखो, सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो है हम एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं। लेकिन जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है उसका यूज वर्ब के बाद करते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नहीं, वर्ब के बाद। और सब्जेक्ट के बाद तुरंत यूज होता है वो होता है एम्फेटिक, और वर्ब के बाद जो यूज होता है वो होता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का यूज कभी हम सब्जेक्ट के रूप में नहीं करते हैं, हम उसका यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, तब जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन हो। और एम्फेटिक का यूज करते हैं ना ही सब्जेक्ट के रूप में और ना ही ऑब्जेक्ट के रूप में, इसका यूज करते हैं सब्जेक्ट पे बस प्रेशर डालने के लिए। एम्फेटिक प्रोनाउन ऑलवेज यूज आफ्टर सब्जेक्ट। मैंने बताया अभी एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज जो होता है सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है। अब थोड़ा हम कंपेयर करेंगे तो आपको जो है और अच्छे से समझ में आएगा कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक। जैसे एग्जांपल में समझो, द मैन हिमसेल्फ कट ऑल द वेजिटेबल्स, और दूसरा जो है द मैन ब्लेम हिमसेल्फ फॉर द पुअर परफॉर्मेंस। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये दोनों सेंटेंस सही हैं? एक में देखो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हिमसेल्फ लगा है, और एक में देखो तो वर्ब के तुरंत बाद जो है हिमसेल्फ लगा है। मैं कहूं कि आपको जो इसको सही करो, आप इसको जो है एम्फेटिक बनाओ, तो आप क्या करोगे? या फिर मैं कहूं कि आप इसको जो है रिफ्लेक्सिव बनाओ, तो कैसे बनाओगे? तो आप देखो, जो द मैन हिमसेल्फ है, आप यहां पे डायरेक्टली बता सकते हो कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद हिमसेल्फ आ गया है, यानी ये क्या है? एम्फेटिक है। क्या है? एम्फेटिक है। आप बोलोगे कि ब्लेम, वर्ब के तुरंत बाद हिमसेल्फ आया है, तो आप बोलोगे ये क्या है? रिफ्लेक्सिव है। क्या ये सही है? हाँ, जो हिमसेल्फ है और जो हिमसेल्फ है दोनों का पोजीशन का बस डिफरेंस है, एक में सब्जेक्ट के बाद लगा है और दूसरे में ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद लगा है। ये दोनों सेंटेंस सही है। तो आपको याद रखना है कि जो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है बेसिकली इसका यूज होता है सब्जेक्ट को प्रेशराइज करने के लिए, ना ही वो सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है और ना ही ऑब्जेक्ट के। लेकिन जो रिफ्लेक्सिव है वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, सब्जेक्ट में नहीं। और कब होता है? जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन हो। अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में। जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है काफी इजी होता है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है उसमें ईच अदर और वन एनदर, ये दो ही वर्ड आते हैं।
each other and one another are called reciprocal pronoun and it is used to show mutual relationship. इसका यूज जो होता है आपसी संबंध के लिए, जैसे हमारे कोई दोस्त मित्र है, उसको ऐसे म्यूचुअल होता है ना, जैसे रिलेटिव नहीं हो, म्यूचुअल हो। और एग्जांपल में आप देखो, ऑल द प्लेयर्स शाउटेड एट ईच अदर ड्यूरिंग गेम। अब प्लेयर्स के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, जो दोस्ताना होता है, लेकिन वो घर सबका ऐसा तो नहीं है कि सभी एक ही घर के होते हैं, अलग अलग घर के होते हैं, अलग अलग राज्य से होते हैं, तो उनके बीच एक जो है एक रिलेशनशिप हो जाता है। या फिर दो अननोन लोग हैं, उनके बीच में भी जो है आपसी जो है संबंध बन जाते हैं, दो अलग अलग घर से होते हुए भी। तो इसमें आपको ये नहीं देखना है कि संबंध है या नहीं है, आपको ये देखना है कि नंबर्स कितने हैं। आप देखो ऑल द प्लेयर्स, ये जो ऑल द प्लेयर्स है, आपको पता है कि प्लेयर्स एक डेफिनेट नंबर की बात हो रही है। प्लेयर्स होंगे, डेफिनेट होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे, या 11 होंगे या 9 होंगे। किसी भी गेम में कुछ जो प्लेयर होते हैं वो तो डेफिनेट ही होते हैं ना। तो यहां पे ईच अदर का यूज किया गया है, ईच अदर। क्या ये सही है? क्या ये सही है कि ऑल द प्लेयर्स शाउटेड एट ईच अदर ड्यूरिंग गेम? नहीं, ये सही नहीं है। आप याद रखो, जो ईच अदर होता है, इट इज यूज्ड फॉर ओनली 2 पर्सन और थिंग्स। ईच अदर का यूज वहां पे करते हैं जहां पे 2 व्यक्ति या 2 वस्तुओं की बात हो, 2 की बात हो, और जहां पे 2 से अधिक हो वहां पे हम यूज करते हैं वन अनदर का, मोर देन 2। जहां पे 2 व्यक्ति या 2 वस्तुओं से अधिक का बात हो तो वहां पे हम यूज करते हैं वन अनदर का, जो कि सेकेंड नंबर भी सेंटेंस गलत है। यहाँ पे वन अनदर का यूज हुआ है ना, लेकिन यहाँ बात हो रही है 2 आदमियों की। 2 लोग झगड़ा कर रहे हैं एक ब्यूटीफुल गर्ल के लिए, तो जहां 2 की बात आए तो आप यहाँ पे क्या करोगे? वन अनदर की जगह ईच अदर, क्या करोगे? ईच अदर। और यहाँ पे जो है प्लेयर्स की बात हो रही है। अब प्लेयर्स आपको पता नहीं है कितने हैं, 2 तो हो ही नहीं सकते, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है ना, पता नहीं है। लेकिन यहाँ पता है कि 2 की बात हो रही है, तो आपको पता भी नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे? वन अनदर। तो ये होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर और वन अनदर का जो है वो जो है हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। इसका यूज होता है म्यूचुअल रिलेशनशिप को दर्शाता है। जहां 2 की बात हो, 2 व्यक्ति या 2 वस्तुओं की, वहां पे हम ईच अदर का यूज करते हैं। जहां 2 से अधिक की बात होती है वहां पे हम वन अनदर का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रोनाउन है वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव, इसमें क्या होता है? दिस, दैट, दीज, दोस, ये सारे जो होते हैं हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। बेसिकली वी यूज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन टू पॉइंट आउट अ पर्सन और अ थिंग। किसी व्यक्ति या वस्तु को पॉइंट आउट करने के लिए हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप समझो। एक होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो आप पढ़ रहे हो, और एक होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव? ये वैसा ही है जैसा हमने पढ़ा था पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव, सेम है। आप एग्जांपल से समझो, आप अच्छे से समझोगे। जैसे इसमें लिखा है दिस इज योर कैट, यहां पे किसको पॉइंट आउट किया जा रहा है? कैट को। तो हमको कैसे पता चलेगा ये जो दिस है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है? एक चीज याद रखना, जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, दिस, दैट, दीज, दोज, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, और दिस, दैट, दीज, दोज, डॉट डॉट, ये जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। लेकिन डिफरेंस क्या है? जहां पे दिस के साथ या ये जितने भी वर्ड्स है, दिस, दैट, दीज, दोज, डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स के साथ जस्ट तुरंत बाद नाउन आ जाए, तो यहां पे आपका दिस जो हो जाता है वो होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज वहां करते हैं, वहां पे होता है जहां पे नाउन हो, नाउन के साथ यूज किया जाता है।
लेकिन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज नाउन के साथ नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में क्लियर लिखा है दिस इज योर कैट, ये तुम्हारी बिल्ली है, तो दिस के बाद डायरेक्ट एक्सिलरी वर्ब आ गया है, यहाँ पे कोई नाउन नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो दिस कैट इज माइन, ये बिल्ली मेरी है, दिस के जस्ट बाद नाउन आ गया है। तो जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इसमें एक ही डिफरेंस है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो नाउन नहीं लेगा अपने साथ, लेकिन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होता है उसके साथ नाउन आता है। और यही होता है हमारा पहचान करने का तरीका कि हम पहचान करते हैं कि दिस जो है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट, बांटना। अब देखो जरा मतलब समझो इसमें, ये देखने में तो काफी इजी होता है लेकिन काफी जो है उलझन होती है इसमें। जैसे है ईच, एवरी, ईदर, नीदर, इसको जो है हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ईदर का यूज करते हैं वहां पे जहां पे दो में से किसी एक को चूज करना हो, और नीदर का यूज वहां पे करते हैं जहां में से दो में से किसी को भी चूज नहीं करना होता है, ठीक है। और ईच वहां जहां पे दो, और जहां पे दो से अधिक हो वहां पे एवरी का यूज करते हैं। अब यहां पे देखो एवरी फेस ऑफ डाइस हैज अ नंबर ऑन इट, क्या ये सही है? क्या ये सही है? एक चीज और याद रखना, ईच और एवरी में जो मेजर डिफरेंस होता है, वो क्वेश्चन काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ईच जो होता है इसके साथ नाउन आता है लेकिन एवरी के साथ नाउन नहीं आता है। ये दूसरी चीज ये थी। पहला चीज क्या है कि ईच का यूज दो के लिए होता है और दो से अधिक हो तो वहां पे एवरी का यूज करते हैं। ईच के साथ नाउन आता है लेकिन एवरी के साथ नाउन नहीं आता है। यहाँ पे देखो एवरी फेस ऑफ डाइस हैज अ न्यू नंबर ऑन इट। डाइस में नंबर तो होता है 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ पे देखो एवरी के साथ फेस, क्या ये सही है? नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए? ईच होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है फेस हमारा नाउन है। वैसे यहाँ पे देखो ही हैज गॉट एवरी ऑफ हिज हैंड्स। अब बताओ हैंड कितने होते हैं? 2 होते हैं, और यहाँ पे एवरी का यूज किया गया है और यहाँ पे कोई नाउन भी नहीं है। बेसिक सी बात है, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? ईच का यूज करेंगे, क्योंकि ईच के बाद क्या होता है? ईच का यूज वहां होता है जहां पे 2 की बात हो। लेकिन मैं अगर यहाँ पे कर दूं फिंगर्स कर दूं, मैं यहाँ पे फिंगर्स कर दूं, तो आप क्या करोगे? ईच ही लगाओगे? नहीं, हमारी फिंगर्स कितनी होती हैं? 10 होती हैं, जो 2 से अधिक है और नाउन भी नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? एवरी। देखो ईच वहां पे लगाना जहां पे नाउन भी हो या 2 की बात हो, दोनों में से कोई एक आता है तो आप ईच का यूज करोगे। लेकिन अगर नाउन नहीं है और 2 से अधिक है तो वहां पे हम एवरी का यूज करते हैं। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव और ये है डिमॉन्स्ट्रेटिव। ईदर का यूज वहां करते हैं जहां 2 में से किसी एक को चूज करना है, नीदर का यूज वहां करते हैं जहां दोनों में से किसी को नहीं चूज करना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रोनाउन है वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन। जो वर्ड है इंडेफिनिट, जिसका मीनिंग होता है अनिश्चित, इनडेफिनिट, डेफिनेट नहीं है जो। इसमें क्या क्या आता है? ऑल, नन, बोथ, सम, फ्यू, एनीवन, एवरीबॉडी, समबडी, नथिंग, एनीथिंग, नोबडी, ये सारे जो होते हैं ना, ये हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। अब थोड़ा हम कंपेयर करते हैं। आपने सुना होगा, मूवी देखी होगी 3 इडियट, उसमें बोलता है कि ऑल इज वेल, और मैं कहता हूं ऑल आर वेल। क्या ये दोनों सही है? दोनों सही है। ऑल आर वेल और ऑल इज वेल, ये दोनों सही है। अब मेजर डिफरेंस क्या है? आप देखो, अगर ऑल का यूज होता है पर्सन के लिए तो वहां पे प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। यहाँ पे व्यक्ति की बात हो रही है कि सभी लोग, कोई पूछता है ना कि कैसे हो, ये पूछते हैं कि लोग कैसे हैं, तो बोलते हैं ऑल आर वेल, सभी लोग ठीक हैं। यहाँ पर्सन की बात हो रही है। लेकिन अगर पर्सन को छोड़ के जनरल केस की बात की जाए, ऑल इज वेल, यानी सब कुछ यहाँ पे लिया जा रहा है। ऑल इज वेल यानी द होल थिंग इज वेल, तो वहां पे जो है हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। यहाँ पे पर्सन की बात नहीं हो रही है, केवल ही पर्सन की बात नहीं हो रही है, सब कुछ की बात हो रही है, ऑल इज वेल। लेकिन यहाँ पे पर्सन की बात हो रही है, तो अगर जहां पर्सन की बात हो तो वहां पे हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। अगर जो है पर्सन को छोड़ के जनरल थिंग, जनरल केस की बात होती है, तो वहां पे हम जो है सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो दोनों केस में जो है
दोनों सही है। तो ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नेक्स्ट कल जो है हम रिलेटिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे, उसके बाद से जितने भी हमने प्रोनाउन पढ़ा है उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।